Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NDTEST preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी कराची की एडमिशन कैटेगरीज को। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको इसकी कैटेगरीज का जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग एक बहुत बड़ी गलती से बच सकें। एनईडी यूनिवर्सिटी चूंकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसकी लोकेशन एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत कम है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बहुत कम है। जैसे कि ये यूनिवर्सिटी जो है कराची में है और कराची की इस एनईडी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास होना चाहिए सिंध का डोमिसाइल। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फिर जो कि आपके पास ये यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी कम है, इसी वजह से इसी बिना पे आप लोगों की। और दूसरी बात ये है कि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो इधर होता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को इनकी सीट्स जो होती हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है कि ये सीट जो है इतने स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स जो हैं ये रिजर्व्ड है। ठीक है, रिजर्व सीट कर दी जाती हैं। कोटा होता है एक खास तादाद होती है कि इतने स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन देना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं एनईडी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन कैटेगरी में। टॉप 1 है रेगुलर कैटेगरी आर, जिसके अंदर आप लोगों की फीस नॉर्मल होती है। आप लोगों की एडमिशन और सेमेस्टर फीस 50-50 के होती है। 50 ऑलमोस्ट 50 के ही आपकी एडमिशन की फी होती है और ऑलमोस्ट सेमेस्टर फी भी आपकी 50 की होती है। यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस फीस जो है वो आपने पे करनी होती है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये आपने पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर स्कीम के अंदर अप्लाई करने की एक बहुत बड़ी शर्त जो है वो ये है कि आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। ये आपकी लाजमी शर्त है कि अगर आप लोग रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैटेगरी की डिमांड है कि आपके डोमिसाइल का होना सिंध का होना जरूरी है। अगर आप लोग सिंध डोमिसाइल से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप लोगों का डोमिसाइल सिंध का नहीं है, फिर आप लोग इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप लोग रेगुलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, नॉर्मल जो रेगुलर कैटेगरी होती है सिंध जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए ये कैटेगरी होती है और इनकी जो फी होती है ये होती है नॉर्मल। और जो आपकी होती है यहाँ पर मेरिट होता है ये बहुत हाई होता है। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर स्कीम होती है तो रेगुलर स्कीम के ऊपर इनका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरिट हाई होता है और फीस होती है नॉर्मल, क्योंकि एक सीट के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे रेगुलर स्कीम के ऊपर अगर बात कीजिए तो कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1400 प्लस सीट्स हैं। अब इन 1400 प्लस सीट्स के लिए कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स ने लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे जो इस सीट्स के लिए लड़ रहे होंगे, जो इस सीट के लिए compete कर रहे होंगे। तो कंपटीशन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो आपका मेरिट है ये बहुत हाई हो जाता है, लेकिन फीस जो है इसमें आपको कंसेशन थोड़ी सी मिल जाती है। लाइक आप लोगों की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक पब्लिक सेक्टर बॉडी के होने की बदौलत आप लोगों को इसकी फीस जो है वो नॉर्मल मिल नजर आती है। दूसरी कैटेगरी आती है, इससे पहले मैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जाऊं पहले बात कर लेते हैं रेगुलर आर कैटेगरी के जो नॉर्मल फी है, फी चार्जेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें अगर तो यहाँ पे इंजीनियरिंग और बीएस के तमाम प्रोग्राम्स की फीस जो है वो 51,930 है और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की जो है वो 56,390 है। ठीक है, और एडमिशन फीस ये है जो कि आपने जस्ट 1 टाइम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये फीस जो है ये पे करनी है। और इसके अलावा जो आपकी सेमेस्टर फी है वो आपकी होगी हर सेमेस्टर की, जो पर सेमेस्टर फी आपकी होगी वो होगी 51,170 रुपीज फॉर इंजीनियरिंग एंड बीएस प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए आपकी फी है 56,000। इसके अलावा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने 15,000 जो है ये आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाने हैं जो कि रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, ये रिफंडेबल होते हैं, RFD से मैं डिनोट कर रही हूँ इसको, रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी होगी है R1 की। R1 की कैटेगरी में आपने यही फी पे करनी होती है। ठीक है, एक इसके अलावा आपकी एडमिशन की फी होती है, ये रेगुलर स्कीम होगी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, दैट इज सेल्फ फाइनेंस। अब सेल्फ फाइनेंस के अंदर
आपने क्या करना होता है, आपने जब अपना एडमिशन एनईडी का टेस्ट देना होता है, जब आप एनईडी के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो उस टाइम आपने जो एनईडी का टेस्ट की फीस होती है 2,500 रुपये, वो आपने एनईडी की टेस्ट की फीस देनी होती है। उसके साथ आपने अगर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना है तो वो 2,500 के साथ आपने 8 लाख रुपए अलहदा जमा करवाना है। वो अलहदा जमा करवाना है अपने एडमिशन टेस्ट के टाइम पे ही। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका सेल्फ फाइनेंस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करने का क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि आपका जो मेरिट है ना, वो नॉर्मल रेगुलर स्कीम के मेरिट से थोड़ा सा कम हो जाता है। लाइक अगर किसी फील्ड का 86 के अराउंड मेरिट है तो ये 2 से 3% लेस होके ऑलमोस्ट 83 तक चला जाएगा, 82 तक चला जाएगा। इतना ड्रॉप में आपका मेरिट में आ जाता है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके अंदर ये आपने 8 लाख रुपए जो एनईडी के टेस्ट के टाइम पे आपने एडमिशन के अंदर अप्लाई करते वक्त उस टाइम पे जो आपने 8 लाख जमा करवाया था, एडिशनल पेमेंट थी वो आपने अपनी 8 लाख रुपए दे के फीस अपनी सीट जो थी उसको रिजर्व किया था, ठीक है। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस टाइम आपने जो 1 लाख तक की फीस है, जो कि एडमिशन फी और सेमेस्टर फी है, वो आपने अलहदा पे करनी है। 8 लाख आपने पहले से एडवांस में जमा करवाया हुआ था और एडमिशन और सेमेस्टर फीस आपने 1 लाख तक अलहदा से जमा करवानी है। ये आपकी सेल्फ फाइनेंस पे होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपको सिंध का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। सिंध का डोमिसाइल नहीं होगा तो आप लोग सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने अपना 8 लाख दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एनईडी के टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए आपका एडमिशन हो जाएगा। एनईडी के टेस्ट को पास करना भी जरूरी है। 50% तक आपने अपना एनईडी का टेस्ट जो है 50% मार्क्स के साथ पास भी करना है। अगर आप ये पास नहीं करते हो तो ये 8 लाख आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता, किसी फील्ड में नाम नहीं आता या आप एनईडी का टेस्ट फेल कर जाते हो तो आपको ये 8 लाख रुपए जो आपने पहले जमा करवाए थे ये आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पे आपने ये देखें 8,55,000 रुपए एग्जैक्ट यहाँ पे फीस मेंशन है। SF1 कैटेगरी से SF5 कैटेगरी तक 8,55,000 रुपए आपने एडमिशन के टाइम पे पे कराना है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आपकी आ जाती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के अंदर आपका डोमिसाइल की शर्त खत्म हो जाती है। स्पॉन्सरशिप के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बेशक आप पंजाब डोमिसाइल्ड हो, बेशक आप केपी के बोर्ड के हो, बेशक आप पंजाब से हो, किसी भी डोमिसाइल से बिलोंग करते हो। जो यहाँ पर अगर आप लोग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देखें हमारी, जो अभी रिसेंटली पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें ना तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करें आगा खान बोर्ड आ गया है, जो उसके अलावा बोर्ड्स हैं, कराची बोर्ड के अलावा जितने बोर्ड्स हैं, लाड़काना बोर्ड है, जियाउद्दीन बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, इनकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हो तो फिर आप स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंध के डोमिसाइल की जो शर्त है ना ये नहीं है आपके पास। बाकियों के अंदर आपके पास डोमिसाइल की शर्त थी, तो आपकी यहाँ पे डोमिसाइल की शर्त जो है ये उठ गई है, ठीक है। ये डोमिसाइल होना आपके पास जो है कंपलसरी नहीं है कि आपका सिंध का ही हो, आपका कोई भी डोमिसाइल हो वो चल जाएगा। पंजाब को हो, केपीके का हो, या इसके अलावा किसी और प्रोविंस का हो, बलोचिस्तान का हो, तो आप लोगों का ये चल जाएगा। लेकिन जब आपने अपना एनईडी का टेस्ट देना है उस वक्त जो आपने 2,500 देना है, उसके साथ आपने एडिशनल 11 लाख रुपए जमा करवाने हैं। 11 लाख रुपए आपने जमा करवाने अपने एडमिशन टेस्ट के साथ, और आपका यहाँ पे मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट 10% डिक्रीज करेगा। 10% का मतलब है कि अगर किसी फील्ड का रेगुलर फील्ड के अंदर अगर 86% तक का मेरिट है तो वो आपका यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप है इसके अंदर डिक्रीज होके 76% तक आ जाएगा, तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। तो स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको 10% तक ऑलमोस्ट मेरिट का डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 11 लाख पे करा दिया तो अब आप इसके बाद दोबारा कोई फी पे नहीं करेंगे। जब आपका एडमिशन होगा आपने अपनी नॉर्मल फीस जो जिस तरीके से रेगुलर स्कीम वाले अपने एडमिशन और सेमेस्टर फी पे करेंगे, आपने भी अपने वो 11 लाख आपने जो जमा करवाए हैं वो आपने अपनी सीट रिजर्व की है। उसके बाद आपने अपने एडमिशन और सेमेस्टर फीस रेगुलरली देनी है जैसे सब लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1 लाख रुपया ये फर्स्ट सेमेस्टर का जाएगा, और हर सेमेस्टर आपने 50-50 हजार रुपए दोबारा देने हैं हर सेमेस्टर की फीस, ठीक है। तो ये इस तरीके का सारा सिनेरियो होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि SF6 से SF11 ये स्पॉन्सर की कैटेगरी आ जाती है, और स्पॉन्सरशिप के अंदर जो आपकी कैटेगरी आती है उसके अंदर आपने ये देखें
10 लाख से 10,65,000 रुपये, 65,000 रुपये, 10,65,000 रुपये आपने पे करने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स सेल्फ फाइनेंस के अलावा स्पॉन्सरशिप में भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा गेम के साथ चल रहा है कि इसका एडमिशन कंफर्म हो जाए, वो क्या करेगा, वो रेगुलर में भी अप्लाई करेगा, वो सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करेगा और वो स्पॉन्सरशिप में भी अप्लाई करेगा। तो अगर वो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर दोनों में अप्लाई कर रहा है तो वो किसी एक कैटेगरी की फी पे करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे स्पॉन्सर के ऊपर भी अप्लाई करना है तो वो 8 लाख रुपए जमा करवाएगा, उसकी बेसिस पे उसका सेल्फ पे भी हो जाएगा, उसकी बेसिस पे उसका स्पॉन्सर में भी अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपकी इन केस ऑफ डिफरेंट इन अमाउंट ऑफ सेल्फ फाइनेंस द हाईएस्ट अमाउंट नीड टू बी डिपॉजिटेड। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपने स्पॉन्सर्स आपने फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर में अप्लाई किया, अब आप उसकी बेसिस पे सेल्फ में भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ 10 लाख रुपए, ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये जमा करवाओगे। 10,65,000 रुपए, 10,65,000 आप पे करोगे, इसकी बेसिस पे आपका सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो सेल्फ फाइनेंस पे और इसकी बेसिस पे अगर आप लोग फर्दर स्पॉन्सर में भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर आपको 8 लाख से ऊपर जो 2 लाख है वो आपको फर्दर सबमिट करवाना पड़ेगा। 2,65,000 रुपए जो आपके हैं वो आपको फर्दर सबमिट करवाने पड़ेंगे ताकि आपकी ये अमाउंट जो है ये इक्वल हो सके। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ये आपके तमाम चार्जेस हैं और ये एडमिशन कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से एडमिशन की कैटेगरी होती है एनईडी की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है और वो एडमिशन जो है रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं, स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस का उनको आइडिया नहीं होता। तो ये तमाम चीजें हैं जो इसके अंदर नोटिस में रखना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 3.0 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला जा रहा है। रनिंग में इस वक्त पास का बैच 2.0 रनिंग में है, उसके अंदर आप लोग को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। 3.0 बैच के अंदर डेडलाइन, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो 3 जनवरी है। 3 जनवरी से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेने। इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए आप लोगों को सिंपली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और आपको अपने बैच की डिटेल दे लेनी है। अगर आप लोग इस वक्त बैच 2.0 में इनरोल हो जाएंगे तो उसी इनरोलमेंट की फी में आप लोगों को 3.0 बैच की भी एक्सेस मिल जाएगी। आप लोग को फर्दर दोबारा से इनरोलमेंट्स नहीं देनी पड़ेंगी। आप लोग अभी से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए। 3 जनवरी बहुत करीब आ चुकी है। 3 जनवरी से पहले पहले इस बैच का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को नस्ट, प्यास, यूईटी का ई-कैट 1, इसके अलावा एनईडी, आईबीए, एनयू टेक, तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। आप लोग को हमारे बैच में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, मॉक टेस्ट जैसी तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा आपकी कैरियर काउंसलिंग के सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी और प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। तो अगर आप लोग इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।